Assalamualaikum, this is Moeed Pizada sitting outside a cafe near Washington and I was trying to make sense of Pakistan. और शायद आप मुझसे हमदर्दी करें और बेतहाशा हमदर्दी की आपको मुझसे ज़रूरत है और आप मुझसे इत्तफाक भी करेंगे कि टू मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान दीज डेज इज़ नॉट वेरी इजी। बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी सेंस असल में कोई है ही नहीं। बहरहाल इसी किस्म के हालात के अंदर आज गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो दिन इख्तिताम पजीर हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो बहुत तारीख साज किस्म के फ़ैसले किए। ये इतने ज़बरदस्त और इतने तारीख़ी नेचर के फ़ैसले हैं कि मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन्स अभी इनको सुनहरे अल्फाज में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर इनको सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और आने वाली जनरेशन्स मसलसल समझने की कोशिश करेंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतने ज़बरदस्त और इतने इंटेलिजेंट फ़ैसले जो हैं वो कैसे किए। पहला फ़ैसला वो है जहाँ सलमान सफ्तर साहब, बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की लीगल टीम को हेड करते हैं, उन्होंने एक दिन पहले एक पिटिशन डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जो इंडाइटमेंट फॉर द जुर्म आइड की गई है मंडे के दिन साइफर के केस में, उसे इनवैलिड करार दिया जाए। और उसके 3-4 उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न्स दिए थे। मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया। मैंने इसकी जो पिटिशन थी 11 पेज की उसको मैंने ट्वीट भी किया था। उसके PDF को मैंने अपने वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स में भी उसको रखा था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें अंदाज़ा है कि अदालतों की क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जो फ़ैसला करना है वो करना ही है, लेकिन ये पिटिशन बहुत ही मौसर है, बड़ी इफेक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेंट पिटिशन और उसमें 3-4 जो उनके नुक्ते थे वो मैं फिर आपको दोहराता हूँ। बस आज भी अखबारात ने उनको दोहराया है। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है 15 अगस्त को और उनके ऊपर जो रिमांड उनका दिया गया 16 अगस्त को, ये खुफिया तरीके से दिया गया। ये सीक्रेट था इमरान खान को, उनके ख़ानदान को, उनके किसी जानने वाले को और उनके वकला को कभी भी नहीं पता चला कि इमरान खान साइफर के केस में 15 अगस्त को गिरफ़्तार भी हो गए और 16 अगस्त को उनका एक रिमांड भी दे दिया गया। अब आपको याद रहे कि इमरान खान जो उस वक्त अडयाल जेल में थे, अटक के जेल में थे तोशाखाने के केस में, लेकिन अब तोशाखाने के केस में 27 या 28 तारीख को उनके सेंटेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया। और मुझे शक है कि तमाम अदालतें जो भी फैसले करती हैं वो पाकिस्तान की एग्जेक्टिव जो ब्रांच होती है, आई एम सॉरी फॉर दिस शोर क्योंकि सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, तो जो भी फैसले किए जाते हैं वो लगता है ऐसा है कि निज़ाम को सभी फैसले अदालतों के पहले से पता होते हैं। मेरा एनालिसिस कहता है बिकॉज जब इस तोशाखाने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सेंटेंस को सस्पेंड किया तो उस वक्त जो स्पेशल कोर्ट बनी थी साइफर के हवाले से उसने ऐलान किया कि इमरान खान साहब पहले से वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर चुके हैं 15 अगस्त को, उनका रिमांड भी दे चुके हैं 16 अगस्त को। तो बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने एक तो दो ये नुक्ते बताए। फिर उन्होंने कहा कि जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू किया जा रहा है ये एक टोटली सीक्रेट खुफिया किस्म का ट्रायल है। इसका ओपन ट्रायल जो है कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये ओपन ट्रायल जो है इसका नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चालान जो है उसके देने के बाद पाकिस्तान का कानून ये कहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि आपको कम से कम 1 हफ़्ता 7 वर्किंग डेज़ देने होते हैं एक्यूज़ को और उसके वकला को, ताकि वो उसके जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है उसका मायना कर सकें, एग्जामिन कर सकें, उसका जवाब दें। और इस केस में 7 दिन नहीं दिए गए, 4 या 5 दिन के बाद फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो चालान 17 अक्टूबर को इमरान खान और उनके वकला को दिया गया है उसके अंदर उस साइफर की कॉपी जो कि बेसिस बनती है उस इल्ज़ाम की जिसकी फ़र्द जुर्म आयद की गई है, वो जुर्म की जो बेसिस है कि ये जुर्म किया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने, उसकी नकल जो है उस साइफर की उसके अंदर लगाई नहीं गई। यानी जो मतलब जिस लड़की के साथ शादी होनी है, जिस लड़की के साथ निकाह होना है, वो लड़की मौजूद नहीं है, उसकी नौकरानी मौजूद है या उसका कोई भी मौजूद नहीं है या उसका एक्सेल रख दिया है और उस बेसिस के ऊपर। और ये भी उसका एक पॉइंट है कि चालान के अंदर कॉपी मौजूद ही नहीं है एक्चुअल साइफर की। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आई थिंक 2 मेंबर जो बेंच है जिसको कि चीफ जस्टिस जनाब इज़्ज़त माब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब उसे हेड कर रहे थे और आमिर फारूक साहब ने पहले अपना फ़ैसला महफूज रखा और फिर 2 डिविजनल बेंच ने अपना फ़ैसला सुना दिया और उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफ्तर और इमरान खान के वकला की जो ये पिटिशन थी उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। अब उसके रीज़न्स उन्होंने क्या दिए अभी तक कम से कम हमारे सामने नहीं आए क्योंकि बहुत ही परसुएसिव ये पिटिशन थी। क्या उन्होंने उसके रीज़न्स दिए हैं, अब वो तारीख उसका जो है वो मुआयना करेगी, एग्जामिनेशन करेगी। लेकिन अगर आज सिर्फ इतना ही होता तो शायद इस पर वीलॉग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना कुछ बोलने और कहने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के दिन एक और भी बहुत ही तारीख साज फैसला किया और वो तारीख साज फैसला उन्होंने किया जब उनके सामने
पाकिस्तान की तारीख की सबसे इज़्ज़त माब ऑनरेबल पर्सनैलिटी जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज़ शरीफ साहब बनफ़्स नफीस पेश हुए। याद रहे कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चलते चलते ठक चंद मिनटों में कोई 3 दफ़ा फ़ैसला कर दिया है। एक फ़ैसला वो था जब उनको एक ट्रांजिशनल तौर पर और हफाजती ज़मानत दी गई, आई थिंक 20-21 तारीख को। फिर उनको इसे कहते हैं ज़मानत को एक्सटेंड कर दिया गया, जो पहले 24 तक दी गई थी, फिर 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया। और अब आज के दिन में जो इख्तिताम पजीर हुआ है, जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब का जो राइट ऑफ अपील है 2 केसेस के अंदर, अल अज़ीज़िया के अंदर और एवनफील्ड के अंदर, उसे रेस्टोर कर दिया गया है, उनको ये राइट दे दिया गया है। ये देखने में बड़ी छोटी सी बात लगती है कि उनको एक राइट ऑफ अपील दे दिया गया है, कौन सी बड़ी बात है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। हाँ, आज जो पिटिशन हुई नवाज़ शरीफ साहब की, उसमें नवाज़ शरीफ साहब के जो वकला हैं उसमें अमजद परवेज़ साहब भी थे और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जनाब भी वहाँ पर थे। तो उन्होंने बार बार एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया, वो उन्होंने इस्तेमाल किया फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट। ये नवाज़ शरीफ साहब के फंडामेंटल राइट्स का बड़ा जिक्र हुआ। ये जिक्र एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जहाँ हज़ारों लाखों लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन, उनकी गिरफ्तारी, उनकी मारपीट, उनका अगवा हो जाना, उनका अगवा हो के किसी पुलिस का मानना ही ना अगवा हो। तो पाकिस्तान के लोगों के तो कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि जितने फंडामेंटल राइट्स नवाज़ शरीफ साहब के हैं, शायद पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख में किसी और इंसान के इतने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स नहीं थे जितने के नवाज़ शरीफ साहब को दिए गए। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब को याद रखें कि जहाँ उनकी जो राइट ऑफ अपील को रेस्टोर किया गया, ये केसेस हैं क्या। एक केस है एवनफील्ड अपार्टमेंट का, जहाँ उन्हें 10 साल की सज़ा हुई, पता नहीं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ, 25 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ। और ये केस वो था जहाँ वो साबित ना कर सके कि उनके जो असासे हैं वो उन्होंने कैसे बनाए हैं, और उनकी जो असासे हैं वो बियॉन्ड उनके मीन्स हैं। और आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब के ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट थे, उस जिसमें नवाज़ शरीफ साहब पिछले 4 बरस से भी वहीं मुकीम थे, लेकिन आज तक नवाज़ शरीफ साहब ये बता ही नहीं सके कि अरबों रुपए की मालियत के ये अपार्टमेंट नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कैसे बनाए, उनकी मलकियत में कैसे आए। द लास्ट पॉसिबल थिंग जो हमें पता चली थी वो एक कतरी शहजादे का ख़त था। दूसरा जो केस था नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उसमें उनको 7 साल की सज़ा हुई थी, और ये केस था अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स की करप्शन का केस। तो दोनों केसेस के अंदर नवाज़ शरीफ साहब इनको दरमियान में छोड़ के कन्विक्शंस हो चुकी हुई थी, बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर चले गए। 4 बरस के बाद जब वापस आए हैं, अच्छा अपील करने का टाइम होता है पाकिस्तान के कानून में, दुनिया के हर कानून में अपील के 30-35 दिन होते हैं, तो 30 दिन तो गुजर गए। यहाँ 4 बरस के बाद नवाज़ शरीफ साहब को अपील का हक दे दिया गया। आपको याद करवाऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब इसी तरह से अपना तैयारा साजिश केस जो था उसको भी दिसंबर 2000 में छोड़ के बाहर चले गए थे, जब जनरल मुशर्रफ और उनके दरमियान एक डील हो गई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन और सऊदी हुकूमत की मदद से। और फिर वो 8 बरस के बाद नवाज़ शरीफ साहब को अपील का राइट मिला था। यानी नवाज़ शरीफ साहब जैसा जो लाडला है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर और कानूनी हिस्ट्री में कोई गुजरा नहीं। चलें, ये तो 2 चीज़ें होनी थी, वो हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बस 1-2 मिनट और मैं लेके आपको बताता हूँ कि आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इशू की, प्रेस रिलीज़ इशू की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस प्रेस रिलीज़ में कहा है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो एक दिन पहले हामिद मीर साहब के साथ अपना एक इंटरव्यू देते हुए ये इंप्रेशन कायम किया कि शायद इलेक्शन जनवरी में नहीं हो सकेंगे, ये बिल्कुल गलत इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन जो है ये तासुर बिल्कुल गलत है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डिटर्मिंड है कि इलेक्शन जो है वक्त पे हो जाएंगे। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज का पहला पार्ट मुकम्मल हो चुका है, उसके ऊपर जो चैलेंजेस होंगे हल्का बंदियों के वो भी एड्रेस हो रहे हैं, नवंबर के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगे और इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे जनवरी में। मुझे वैसे शक ये है कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो लेंगे। अभी वो चीज़ आपके सामने 2 नवंबर को उसकी हेयरिंग है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेगी कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें। लेकिन इसमें आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 5 अगस्त को जो मीटिंग होती है, जहां पर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की इजाज़त दी जाती है और कहा जाता है कि नया सेंसस अवेलेबल हो गया, तो ये चूँकि इस मुल्क में आप सबको छूट पे ही है, तो वहाँ ये मसला डिलिमिटेशन का नहीं था। वहाँ दर हकीकत मसला सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए था, और अगर इलेक्शन जनवरी के आखिर तक होंगे तो इसका मतलब है कि निज़ाम और चौधरी निज़ामुद्दीन ये महसूस करते हैं या उन्होंने ये असेसमेंट की होगी कि जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमको करनी थी हम कर चुके हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये टीवी प्रोग्राम हैं जो कामरान शाहिद साहब से और आदिल शाहजेब साहब के थ्रू करवाए जाते हैं, बदनसीबी से उसमें मुनीब फारूक जैसा शख्स भी शामिल हो चुका है जो रिस्पेक्टेबल हैं ये सब लोग। तो बहरहाल वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनका ख्याल है कि होगी। अगर इनको लगेगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो कभी भी इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं हो सकेंगे। आखिरी पॉइंट, आज के दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी दुहाई दी है
कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और तमाम तर झुकाव जो है केयर टेकर हुकूमत का वो नवाज़ शरीफ और PMLN की तरफ है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें लग रहा है इलेक्शन फ्री नहीं होंगे। एक दावा ये भी कर दिया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन हमें जो है वो किसी भी सूरत में कबूल नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारा वावेला इसलिए कर रही है कि बेसिक असम्पशन ये है कि पाकिस्तान के लोग बेचारे बेवकूफ़ हैं और 500 बरस तक उनको बेवकूफ़ ही रहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन को डिले करना और उसकी तारीख ना आने के अमल में 100% शामिल है। जब 5 अगस्त 2023 को डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बहाने इलेक्शन की तारीख को आगे लटकाया गया तो पीपल्स पार्टी ने आंखें बंद खुली रखी थी और उसमें उन्होंने उनके चीफ मिनिस्टर जो थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा था कि ये सारा ड्रामा ढकोसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लटकाने के लिए और डिले करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद से पीपल्स पार्टी मसलसल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी और मीडिया है उनको आप कह रहे हैं कि बेवकूफ़ की मुझे कोई और लफ्ज़ तो और भी बड़े इसके हवाले से, लेकिन आपको पता है कुछ आप लोगों की सेंसिटिविटी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा ढकोसला किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर इलेक्शन को डिले करना और वो उसमें पूरी तरह से हर तरह से शामिल है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। इट्स नॉट ईजी टू मेक सेंस ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।